हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट करेंगे। So let's start. We have heard the word environment often being used on the television, in newspapers, and by people around us. Our elders tell us that environment is not what it used to be earlier. Others say that we should work in a healthy environment, and global summits involving the developed and the developing countries are regularly held to discuss environmental issues. In this chapter, we shall be studying how various components in the environment interact with each other and how we impact the environment. हम इस चैप्टर के अंदर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हम एनवायरनमेंट को कैसे हार्म करते हैं, एनवायरनमेंट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट अपन को कैसे इंटरेक्ट करते हैं हम एनवायरनमेंट से, और क्या क्या हम इम्पेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? All organisms such as plants, animals, microorganisms, and human beings, as well as the physical surroundings, interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. जितने भी organisms होते हैं, plants, animals, microorganisms या फिर human beings, या फिर जो फिजिकल सराउंडिंग ही होता है, ठीक है ना, वो सारे मेंटेन करते हैं नेचर के बैलेंस को। और इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ में एक एनवायरनमेंट में जो होते हैं उन्हें हम इकोसिस्टम बोलते हैं, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms and abiotic components comprising physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. तो देखो, जो इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं? जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंप्रोमाइज करते हैं, कंटेन करते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो ऐसे कंपोनेंट्स जो कि कंप्राइज करते हैं फिजिकल फैक्टर्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, wind, soil, minerals, etc. For example, if you visit a garden, you will find different plants such as grasses, trees, flower-bearing plants like rose, jasmine, sunflower, and animals like frogs and insects and birds. All these living organisms interact with each other and their group. Reproduction and other activities are affected by the abiotic components of the ecosystem. So, a garden is an ecosystem. Other types of ecosystems are forests, ponds, and lakes. These are natural ecosystems, while garden and crop fields are human-made artificial ecosystems. तो देखो, इधर हमने एक एग्जांपल लिया कि हम एक गार्डन को विजिट कर रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स हैं, ग्रासेस हैं, ट्रीज हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। तो ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे साथ में मिलके क्या कर रहे हैं? इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो गार्डन क्या हुआ? एक इकोसिस्टम हुआ। और बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए। अब इकोसिस्टम में भी दो टाइप्स होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर जो होता है कि जो नेचुरली इकोसिस्टम होता है, जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, ये सब हो गए। और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे कि गार्डन्स हो गए, क्रॉप फील्ड्स होते हैं, वो सब, ठीक है। नाउ we have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers, and decomposers according to the manner in which they obtain their sustenance from the environment. हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉर्ट हो सकते हैं, ग्रुप्ड हो सकते हैं प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में और डिकम्पोजर्स में, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डिकम्पोज करते हैं। Let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above, which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of sun in the presence of chlorophyll.
All green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category and are called the producers. ओके, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपना जो खाना होता है, फूड होता है, जो खुद से प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, वो सारे प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी के अंडर आते हैं. ओके, नाउ organisms depend on the producers either directly or indirectly for their sustenance. हम उन ऑर्गेनिजम्स का क्या जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होता है. These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on their other consumers are the consumers. Consumers can be classed variously as herbivores, carnivores, omnivores and parasites. Okay. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, अपने फूड के लिए, उन्हें हम कंज्यूमर्स बोलते हैं. अब कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, ओमनिवोर्स भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं. Can you give examples for each of these categories of consumers? Imagine the situation where you do not clean the aquarium and the fishes and plants have died. Have you ever thought what happens when an organism dies? The microorganisms comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste products or organs. These microorganisms are the decomposers as they break down the complex organic substances into simple inorganic substances that go into the soil and are used up once more by the plants. What will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? Will the natural replenishment of the soil take place even if decomposers are not there? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं. डिकम्पोजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है ना, जो कि सॉइल के अंदर वापस से चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ताकि वो दूसरे प्लांट्स है ना जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ना उसे एब्जॉर्ब कर सके, यूज कर सके. ठीक है. What are decomposers? Decomposers are the microorganisms which are used to decompose the dead and decaying organism. अब एक सिचुएशन हम इमेजिन करके देखते हैं कि हमारे पास मान लो है ना एक एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम के अंदर कुछ फिशेस और प्लांट्स हैं वो मर गए. अब एक्वेरियम को साफ करना क्यों ज़रूरी है? ठीक है, अगर सी होता, पॉन्ड होता तो उधर साफ करना इतना ज़रूरी नहीं होता, पर एक्वेरियम के अंदर उसे साफ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक्वेरियम के अंदर डिकम्पोजर्स नहीं होते, एक्वेरियम के अंदर सॉइल नहीं होती. ठीक है. अब डिकम्पोजर्स डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे तो फिर वो पूरा ख़राब हो जाएगा, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, एक्वेरियम के अंदर और भी एनिमल्स इससे अफेक्ट होंगे. इसलिए ज़रूरी होता है कि हम एक्वेरियम को हमेशा साफ करके रखें. नाउ नेक्स्ट, फूड चेन्स एंड पेट्स. सबसे पहले फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड. फूड चेन एक ऐसी सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की, ऐसी चेन होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है फूड के रूप में. ठीक है. Each step or level of the food chain forms a trophic level. So what is trophic level? जो भी स्टेप और लेवल होता है फूड चेन का उसे ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं. ओके. द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. They fix up the solar energy and makes it available for heterotrophs or the consumers. Okay. जो ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो खुद से अपना खाना बनाते हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंडर आते हैं और उन्हें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं. ठीक है ना. जो सोलर एनर्जी को फिक्सअप करते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करते हैं. ठीक है. The herbivores or the primary consumers came at the second small carnivores or the secondary consumers at the third and the larger carnivore or the tertiary consumer from the fourth trophic level. Okay. जो herbivores होते हैं यानी कि जो घास खाते हैं
प्लांट्स खाते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। जो स्मॉल कार्निवर्स होते हैं, ओके, व्हाट आर स्मॉल कार्निवर्स, जो कि मांस भी खाते हैं, मतलब कि फ्लैश खाते हैं, ओके, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं, मतलब उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, और वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं। वैसे ही लार्ज कार्निवर्स जो कि टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते हैं, जिसके अंदर ह्यूमंस आते हैं ज़्यादातर, ओके। We know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work. Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. This energy supports all the activities of the living world. From autotrophs, the energy goes to the heterotrophs and the decomposers. However, as we saw in the previous chapter on the sources of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that. So, हम जानते हैं इतना कि जितना भी फूड चेन है, जितने भी फूड चेन्स होते हैं, उसके अंदर जितने भी लेवल्स होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पास तो नहीं होती। एनर्जी है वो रिड्यूस होती रहती है, राइट। देखो, जब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज होती है, तो अपनी कुछ पावर होती है, कुछ एनर्जी होती है, वो लॉस्ट कर देती है, ठीक है, रिड्यूस कर देती है, ओके। तो the green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. तो देखो, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो 1% एनर्जी कैप्चर करते हैं सनलाइट की, जो कि उनके लीव्स के ऊपर आती है सनलाइट, ठीक है ना, फिर वो उसे फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ओके। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion in doing work and rest goes towards growth and production. An average of 10% of the food eaten is turned into its own by and made available for the next level of consumers. तो देखो, अब प्लांट्स को जब प्राइमरी कंज्यूमर्स खा लेते हैं, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी होती है ना वो लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रीन प्लांट्स को जो खा रहा है, उसकी कुछ एनर्जी तो डाइजेशन के अंदर लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी काम करने में लॉस हो जाएगी, कुछ एनर्जी उसकी ग्रोथ में, उसके रिप्रोडक्शन के अंदर लॉस हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो एवरेज होता है ना, जो फूड का 10% होता है जो वो खाता है, वो उसकी बॉडी के अंदर जाता है, फिर उसका 10% दूसरी नेक्स्ट बॉडी के अंदर जाता है, okay. Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. देखो, 10% होता है, उससे हम एवरेज वैल्यू ले सकते हैं, अमाउंट ले सकते हैं, एवरेज वैल्यू ले सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अमाउंट की, जो कि हर एक स्टेप में दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास होती रहती है। उसे 10% लॉ भी बोलते हैं। 10% लॉ के अंदर क्या होता है ना, 10% एनर्जी है ना, वो हर एक फूड चेन में, मतलब हर एक फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसके अंदर जाती रहती है, पास होती रहती है। Since so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 traffic levels. तो इतनी लिटिल एनर्जी होती है जो अवेलेबल होती है नेक्स्ट लेवल के लिए, तो जो फूड चेन होती है वो 3 या फिर 4 स्टेप्स की कंसिस्ट करती है, क्योंकि 4th स्टेप के बाद में जो एनर्जी होती है वो एकदम कम हो जाती है, इतनी कम कि वो सर्वाइवल के लिए होती ही नहीं है, मतलब उसके जो 4 ट्रॉफिक लेवल के आगे का जो लेवल होता है, उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा उस एनर्जी के दम पे, ठीक है। इसलिए जो फूड चेन होती है वो 4 या 3 स्टेप्स के कंसिस्ट होती है। There are generally a greater number of individuals at the lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producers. Okay, तो जो greatest number होता है ecosystem के अंदर trophic levels का, वो होता है producers का, यानी कि green plants का. The length and complexity of
Food chains vary greatly. Each organism is generally eaten by two or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So, instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. So, अब देखो, several organisms are eaten by other several organisms, right? मान लो एक प्लांट, ठीक है ना, उस प्लांट को फ्रॉग भी खाता है, उस प्लांट को डियर भी खाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो फूड चेन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करती है, वो बहुत सारी ब्रांचिंग करती है, जिसे हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं। फर्स्टली, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. Okay, the flow of energy is unidirectional. The energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivore does not come back to autotrophs. As it moves progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to loss of energy at each level. So, फूड वेब के अंदर क्या होता है, जो फ्लो होता है एनर्जी का, ठीक है ना, जो फ्लो होता है एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ्स जो खाना खा रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, वो वापस से उसे दे तो नहीं सकते ना, ठीक है ना। फिर ऑटोट्रॉफ से जो एनर्जी हर्बीवोर्स ले रहे हैं वो भी अपनी एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स को पास आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जो एनर्जी होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट थिंग, जो अवेलेबल एनर्जी होती है ईच ट्रॉपिक लेवल के अंदर वो डिमिनिश्ड हो जाती है, एकदम कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी लॉस होती है हर एक लेवल पे, राइट। ये जो डायग्राम है फ्लो ऑफ एनर्जी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. You have read in class 9th how water gets polluted. One of the reasons is the use of several pesticides and other chemicals to protect our crops from disease and pests. These chemicals are either washed down into the soil or into the water bodies. From the soil, these are absorbed by the plants along with water and minerals. And from the water bodies, they are taken up by aquatic plants and animals. तो देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि जो केमिकल्स वगैरह होते हैं ना, वो अपनी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके अंदर आते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। देखो, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स यूज होते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको पेस्ट से और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करा जा सके। अब जो केमिकल्स होते हैं वो वॉश डाउन होके कहाँ जाते हैं, या तो सॉइल में जाते हैं या फिर वाटर बॉडीज में जाते हैं। अब फ्रॉम द सॉइल प्लांट्स है ना, वो केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना, वाटर और मिनरल्स के साथ में। और फ्रॉम द वाटर जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, वो उन केमिकल्स को खा लेते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो फूड चेन के अंदर एंटर होते हैं। दिस इज द वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर in the food chain. As these chemicals are not degradable, these get accumulated progressively at each trophic level. As human beings occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. So, अब chemicals होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है ना, तो वो बढ़ते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, ठीक है ना। मान लो प्लांट्स के ने एब्जॉर्ब कर लिया, हमारा जो केमिकल होता है, हार्मफुल केमिकल होता है, एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसे एक हर्बीवोर ने खाया। अब हर्बीवोर ने खाया तो उसकी जो केमिकल था उसके अंदर, जो प्लांट्स के अंदर, वो उसके अंदर गया, फिर उससे दूसरे में जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे में जाएगा और चौथे में ह्यूमन्स के अंदर आ जाएगा। और ह्यूमन्स के अंदर सबसे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन होता है केमिकल्स का, और इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक सिंपल डेफिनेशन दे रही हूँ मैं, वो सुनो। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स increase with every next trophic level in a food chain is called biological magnification. एक बार फिर से बोल रही हूँ, the concentration of harmful pesticides or chemicals increases with every next trophic level in a food chain. This is called biological magnification.
यही एक रीज़न होता है कि जब भी हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वीट इन सबको यूज़ करते हैं तो हम उसे धोते हैं पहले, ताकि वो पेस्टिसाइड्स या फिर जो केमिकल्स हैं वो रिड्यूस हो सके। नाउ, how do our activities affect the environment? So how our activity affects our environment? We are an integral part of the environment. Changes in the environment affect us, and our activities change the environment around us. We have already seen in class 9 how our activities pollute the environment. In this chapter, we shall be looking at two of the environmental problems in detail, that is depletion of the ozone layer and waste disposal. So listen, ozone. Ozone का formula होता है O3. Is a molecule formed by 3 atoms of oxygen. ओजोन फॉर्म होता है ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स होते हैं उनको मिला, while O2, which we normally refer to as oxygen, is essential for all aerobic forms of life. Ozone is deadly poison. ओजोन होता है वो deadly poison होता है. However, at the higher levels of the atmosphere, ozone performs an essential function. ओजोन लेयर का मेन काम क्या होता है? Ozone layer shields the surface of the earth from ultraviolet radiation rays from the sun. ओजोन लेयर में प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से जो हमें सन से आती है, ठीक है ना. दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल, इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग्स. तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि ये कैंसर कॉज करती है, ठीक है ना. Ozone at the higher levels of the atmosphere is a product of UV radiation acting on oxygen O2 molecule. अब क्या होता है, ओजोन है ना हायर लेवल्स पे, एटमॉस्फेयर के जो हायर लेवल्स पे होते हैं ना, एक प्रोडक्ट है यूवी रेडिएशन का, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज का. मतलब ये तो अल्ट्रावायलेट रेज थी, ठीक है. उन्होंने एक रिएक्शन परफॉर्म करा ऑक्सीजन के साथ, जिससे क्या फॉर्म हुआ, O3 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, जिसे हम ओजोन बोलते हैं, ठीक है ना. The higher energy UV radiation split apart from molecular oxygen into free oxygen atoms. These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone. जैसा कि हम इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हैं, O2 था, अल्ट्रावायलेट रिएक्शन हुआ, O प्लस O हुआ, तो O प्लस O2 is equals to O3, that is ozone. The amount of ozone in the atmosphere begins to drop sharply in the 1980s. अब जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन कब से ज़्यादा स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ था 1980s में. दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs which are used as refrigerants and as fire extinguishers. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स के अंदर एक कूलेंट के तौर पे, ठीक है ना. पर अब इसे बैन कर दिया गया है, उसकी जगह दूसरे कूलेंट गैसेस को यूज़ करा जाता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के थ्रू जो डिप्लीशन है ना ओजोन लेयर का वो बढ़ गया था. दैट्स वाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ है ना वो बैन हो गया था. अब इसकी जगह CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स हैं वो लाए गए हैं. नाउ, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. In our daily activities, we generate a lot of materials that are thrown away. What are some of these waste materials? What happens after we throw them away? Let us perform an activity to find answers to these questions. Okay, this is an activity. You have to read this activity. All the activities in this chapter are very important, so you have to read these activities very carefully. We have seen in the chapter on life processes. ओके, हमने लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर के अंदर देखा था कि that the food we eat is digested by various enzymes in our body. जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है वेरियस एंजाइम्स की मदद से. ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट? कभी आपने सोचा है कि जो सेम एंजाइम होता है वो बाकी सारी चीज़ों को क्यों नहीं ब्रेक डाउन कर सकता? हर एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर एंजाइम क्यों है? Enzymes are specific in their action. Specific enzymes are needed for the breakdown of particular substances. जो enzymes होते हैं वो specific होते हैं तेरे उनके function में, ठीक है ना. अब specific enzymes है ना वो use होते हैं, वो needed होते हैं ताकि एक particular substance को break down कर सके.
That is why we will not get energy if we try to eat coal. अब ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं अपनी बॉडी के अंदर जो कि कोल को ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है ना, इसलिए हमारे लिए हम कोल नहीं खा सकते. बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes. These materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment. These persist for a long time. अब प्लास्टिक है, उसके लिए कोई एंजाइम नहीं है, उसके लिए कोई बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, ब्रेक डाउन नहीं हो सकता. बहुत सालों तो साल तक ये रहता है अपनी एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है. Substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. ऐसे substances जो biological processes के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उन्हें हम biodegradable substances बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूज टी लीव्स. टी लीव्स होती हैं वो biodegradable होती हैं. Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. अब ऐसे substances, ठीक है ना, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू ब्रोक डाउन नहीं हो सकते, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक. These substances may be inert and simply persist in the environment for a long time or may harm the various members of the ecosystem. अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं, ठीक है ना, रहते हैं, और ये हार्म भी करते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स को इकोसिस्टम के अंदर. सो improvements in our lifestyle have resulted in greater amounts of waste material generation. Changes in attitude also have to role to play, with more and more things we use becoming what? Disposable. Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. तो देखो, अब जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं हायर वेस्टेज के लिए वो क्या है? हमारे जो लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उन्होंने वेस्ट मटेरियल का जनरेशन बढ़ा दिया है, ठीक है ना. जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है ना, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही, सब कुछ आ रहा है, तो जो वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है. जो चेंजेस है एटीट्यूड के अंदर वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं इसके अंदर. वो कैसे? सुनो, एक एटीट्यूड होता है, ठीक है ना, किसी का. अब उसका एटीट्यूड क्या है कि उसे ये साफ नहीं करना, तो वो नहीं करता. हर एक के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि उसे अपने एनवायरनमेंट को वेस्ट फ्री करना है, गार्बेज फ्री करना है, ठीक है ना. तो अब चेंजेस आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड्स के अंदर, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो जनरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना. चेंजेस इन पैकेजिंग है रिजल्टेड इन मच ऑफ वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब जो चेंजेस होते हैं पैकेजिंग के अंदर वो भी रिजल्ट कर रहे हैं वेस्टेज के अंदर, ठीक है ना. तो ये सारे फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे. नाउ थिंक इट ओवर. Disposable cups and trains. If you ask your parents, they will probably remember a time when tea in trains was served in plastic glasses, which has to be returned to the vendor. Okay. The introduction of the disposable cups was hailed as a step forward for reasons of hygiene. No one at that time perhaps thought about the impact caused by the disposal of millions of these cups on a daily basis. Some time back, Kulhads, that is disposable cups made of clay, was suggested as an alternative, but a little thought showed that making these kulhads on a large scale would result in the loss of the fertile topsoil. Now disposable paper cups are being used. अब सुनो, पहले ट्रेन्स के अंदर क्या होता था, जो वेंडर्स होते थे, टी वेंडर्स होते थे, वो क्या करते थे, वो प्लास्टिक कप्स के अंदर प्लास्टिक के ग्लासेस आते थे, उसके अंदर टी देते थे और हमें वो रिटर्न करना पड़ता था, ठीक है ना. पर काफ़ी टाइम के बाद में डिस्पोजेबल कप्स था ना, वो उनका इंट्रोड्यूस हुए. वो क्यों? हाइजीन के प्रोसेसेस के थ्रू. क्यों? क्योंकि हर कोई किसी का यूज़ करा हुआ जो ग्लास है वो यूज़ नहीं कर सकता ना, दैट्स वाई, ठीक है ना. पर इसकी वजह से मिलियन ऑफ डिस्पोजल कप्स थे ना वो यूज़ होते थे डेली बेसिस पे. फिर कुछ टाइम के बाद में कुलर्स यूज़ होने लगे. कुलर्स जो क्ले के कप होते हैं ना वो, पर वो भी ज़्यादा नहीं चले. क्यों? क्योंकि अगर उनका यूज़ ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे, तो जो फर्टाइल टॉप सॉइल है उसका लॉस हो जाएगा, इसलिए. उसके बाद में पेपर कप्स इंट्रोड्यूस हुए. क्यों? क्योंकि पेपर कप्स होते हैं वो डिस्पोजेबल भी होते हैं, ठीक है ना. पर जो पेपर कप्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर,
पर इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कप से ही ज़्यादा बेटर है। प्लास्टिक कप क्या होते हैं? प्लास्टिक कप्स जो होते हैं उनके अंदर प्लास्टिक के हार्मफुल जो वेरिएंट्स होते हैं वो होते हैं, पर पेपर के अंदर वो नहीं होता ना, इसलिए डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर मोर बेटर देन डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू।